हाय एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में, यानी कि संबंध और फलन के बारे में। ये चैप्टर हमें पढ़ना बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बोर्ड में तो हम रट उठ के पास हो जाते हैं, लेकिन वहीं कंपटीशन में या हायर स्टडीज में मैथमेटिक्स में ये रिलेशन और फंक्शन बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है हमारे जितने भी कंपटीशन के एग्ज़ाम हो, चाहे वो जेई हो, चाहे एनडीए हो, अन्य कंपटीशन एग्ज़ाम जहाँ मैथमेटिक्स पूछी जाती है इंटर तक की। वहीं चाहे कोई भी हायर स्टडीज हो, बीएससी हो या बीटेक हो, जहाँ पे मैथमेटिक्स का कोर्स चलता है, तो वहाँ पे ये चैप्टर बहुत विशेष रोल प्ले करता है और बच्चे अक्सर इससे भागते रहते हैं। वो लोग जो पढ़ते हैं कि इसको क्या करते हैं, टॉपिक वाइज कैटेगराइज कर लेते हैं, ये टॉपिक है, ऐसे इसको पढ़ना है, क्योंकि इसमें क्या है, एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए हम लोगों को। इसमें ऐसा अंडरस्टैंडिंग चाहिए, एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से लिंक करना पड़ेगा, क्योंकि ये संबंध और फलन जितना हम लोगों को दिखता है उतना एक्चुअल में है नहीं। क्योंकि जो हमारे रिसर्च स्कॉलर होते हैं, जो पीएचडी करते हैं, वो इस पर जब शोध करते हैं तो बहुत सारी नई नई चीज़ें इस पर डिस्कवर कर हो जाती हैं। और रिलेशन और फंक्शन को पढ़ने के लिए मतलब पढ़ना हमारा इतना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि जब हम संबंध को पढ़ेंगे तो उसके बाद हम फलन को पढ़ेंगे, क्योंकि एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन को हम फंक्शन कहते हैं। तो फंक्शन पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जब हम फंक्शन पढ़ते हैं तो इसका प्रांत पढ़ते हैं, इसका परिसर पढ़ते हैं, और ये भी देखते हैं कि कब वो फलन हमारा सतत होगा, कब वो अफलनीय होगा, किस पॉइंट पे उसका मैक्सिमा मिलेगा, किस पॉइंट पे उसका मिनिमम मिलेगा, कैसे उसका इंटीग्रल होगा, जो उसका रेंज होगा कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होगा, डोमेन उसका क्या होगा, कोई फंक्शन एग्जिस्ट करेगा कि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं एग्जिस्ट करेगा, ये सब सारी चीज़ें हैं इसमें। तो ये चैप्टर तो बहुत आसान भी नहीं है, क्योंकि इसको कंसंट्रेशन के साथ हमें पढ़ना पड़ेगा और एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से लिंक करना पड़ेगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कक्षा 12 की पहला चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन, यानी कि संबंध और फलन। सबसे पहले शुरू करते हैं हम, सबसे बेसिक से शुरू करेंगे और से शुरू करेंगे हम सबसे पहले क्रमित युग में, यानी कि ऑर्डर पेयर। इसको भी अभी रहने दीजिए, पहले हम व्यवहारिक संबंध के बारे में जानते हैं। हमारा चैप्टर का नाम तो है रिलेशन और फंक्शन, लेकिन ये तो गणित में है। पहले हम व्यवहारिक संबंध के बारे में बात कर लेते हैं कि व्यवहारिक संबंध आखिर होता क्या। व्यवहारिक संबंध आप बखूबी जानते हैं, जो हमारे समाज में जो सारे संबंध हैं वही व्यवहारिक संबंध हैं। व्यवहारिक संबंध थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके फिर इस पे आ जाते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं भाई बहन का संबंध, ठीक, पिता पुत्र का संबंध, अध्यापक विद्यार्थी का संबंध, माता पिता का संबंध, दादा पोते का संबंध, बहुत सारे संबंध है ना। तो आखिर ये संबंध है क्या, समाज में ये संबंध है क्या, क्या दर्शाता है? एक रिश्ता दर्शाता है। कैसा रिश्ता है? दो लोगों के बीच का रिश्ता है। मतलब न्यूनतम तो दो लोग चाहिए ही ना एक रिश्ते को बनाने के लिए। मैक्सिमम कितने भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन न्यूनतम तो दो लोग ही चाहिए। अगर हम कहें भाई बहन का संबंध, तो उसमें एक लड़का है, एक लड़की है। लड़का लड़की का भाई है और लड़की लड़के की बहन है। मतलब एक ओवरऑल एक संबंध है दो लोगों के बीच में, ठीक है। तो न्यूनतम तो दो लोगों की रिक्वायरमेंट हुई है, जो हमारा समाज में जितने भी प्रकार के संबंध होते हैं, वैसे यहाँ भी न्यूनतम दो लोगों की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन आगे चल के हम देखेंगे कि एक से ही संबंध हमारा निकल जाता है, स्वयं का स्वयं से संबंध निकल जाता है। लेकिन शुरुआत हम करते हैं क्रमित युग में से, जहाँ हम दो लोगों का हम पेयर बनाते हैं और उन्हीं के बीच से संबंध स्टार्ट करते हैं। और अभी 2-3 टॉपिक के बाद ही संबंध आएगा। अभी देखिएगा कि एक टॉपिक के पढ़ने के बाद दूसरा टॉपिक पढ़ने के बाद कैसे संबंध को हम इसमें इंक्लूड करते हैं, क्योंकि अलग अलग तो टॉपिक हम पढ़ लेते हैं लेकिन एक्चुअल में संबंध हम जान नहीं पाते कि क्या है। वैसे रटने को तो हम रट लेते हैं कि जो हमारा संबंध होता है वो x क्रॉस y का एक सबसेट होता है, लेकिन कैसे आता है इस पर कोई चर्चा हम लोग नहीं करते। लेकिन आज हम इस पर चर्चा करेंगे और समझेंगे कैसे जो हमारा रिलेशन होता है वो x क्रॉस y का एक सबसेट होता है, समझेंगे बखूबी से।
तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले क्रमित युग्मक के बारे में, ऑर्डर पेयर के बारे में। आखिर क्या होता है ऑर्डर पेयर, समझते हैं हम। ऑर्डर पेयर यानी कि क्रमित युग्म किसी निश्चित क्रम में बनाए गए दो अवयवों के युग्म को हम क्रमित युग्म कहते हैं। यानी कि एक निश्चित क्रम होगा, उस निश्चित क्रम के बाद दो लोग होंगे, उन दोनों का हम युग्म बनाएंगे, मतलब पेयर बनाएंगे। दो लोगों को एक साथ रख देंगे और एक निश्चित क्रम में होने चाहिए वो दो, ठीक, वो दो एक निश्चित क्रम में होने चाहिए। तो जब उन दोनों को हम एक निश्चित क्रम में रख देंगे तो उनसे जो पेयर प्राप्त होगा, जो जोड़ा प्राप्त होगा, उसी जोड़े को हम क्या कहेंगे, क्रमित युग्म कहेंगे, यानी कि ऑर्डर पेयर कहेंगे। ठीक है, तो ऑर्डर पेयर क्या होता है, दो लोगों का जोड़ा जिनमें एक क्रम होता है। दूसरी लाइन क्या कहा है कि इनमें क्रम का बहुत महत्व होता है, क्रम का बहुत महत्व होता है। जैसे एक हम सिंपल से रिलेशन की बात करते हैं कि संख्या m संख्या n से छोटी है। क्या है, संख्या m संख्या n से छोटी है, मतलब संख्या n जो है वो बड़ी है। दो लोग आए, दो लोगों के बीच एक रिलेशन भी डिफाइन किया। अब इन दो लोगों को हम पेयर में कर देते हैं एक साथ, m, n पेयर बना लिए इन लोगों का। ठीक, पेयर बनाने के बाद हम ये कहते हैं कि जो पहली संख्या आएगी वो छोटी होगी, जो बाद की संख्या आएगी वो बड़ी होगी। यानी कि हमने इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिया कि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे संख्या की वैल्यू का मान बढ़ेगा, बिल्कुल होगा। तो संख्या m संख्या n से छोटी है, ये एक पेयर बना लिया और इसमें क्रम बता दिया कि जो क्रम है वो हमारा बढ़ता हुआ क्रम है, आगे जैसे मिलेगा वो बढ़ता हुआ क्रम है। लेकिन अगर इसको n, m रख दें तो क्या अब भी वही चीज़ है कि जो हमारा क्रम है वो आगे की ओर बढ़ता हुआ जा रहा है? अब तो वो क्रम नहीं रहा। क्यों? क्योंकि n बड़ा है, m छोटा है, यहाँ पे क्रम बदल गया। यानी कि m, n जो होगा वो n, m के बराबर नहीं होगा, मतलब क्रम का महत्व हमें दिख गया। दो लोगों का हमने पेयर बनाया, क्रमित युग्म बना लिया, साथ में उनमें हमने क्रम बताया कि इसमें ऐसा क्रम है। तो जब उनका हम पोजीशन चेंज कर दिए एक दूसरे का पेयर में, तो उनमें जो क्रम था वो बदल गया। यानी कि क्रम का तो इसमें बहुत महत्व है। एक एग्जाम्पल से समझाते हैं आपको। कैसा एग्जाम्पल है आपको देखिए, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा क्रमित युग्म होता क्या है। एग्जाम्पल है कि निर्देशांक तल में बिंदु 3, 2, निर्देशांक तल में बिंदु 3, जो है 2 जो है वो एक क्रमित युग्म है। कैसे क्रमित युग्म है? 2 का हमने पेयर लिया 3, 2, ठीक, 3 लिया, 2 लिया, एक पेयर किया, पेयर में बना लिया 3, 2, तो ये एक क्रमित युग्म हो गया। अब हम इसे निर्देशांक तल में दिखाते हैं। ठीक है, निर्देशांक तल में दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे? ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस, ठीक, ये हमारा ओरिजिन, सपोज 1, 2, 3 और 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 एंड 3। बिंदु दिया है कितना, पॉइंट कितना दिया है 3, 2, 1, 2, 3, 2 कितना आएगा? ए यहाँ पे आएगा ना, 3, 2 कितना आएगा? यहाँ पे आएगा। सपोज इस पॉइंट को हमने नाम दिया कितना, ए नाम दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने क्रम बदल दिया, इसका क्या कर दिया, 3, 2 था तो हमने इसको 2, 3 कर दिया। देखिए 2, 3 कर दिया तो ये हमारा पॉइंट कहाँ पे आएगा? ये हमारा पॉइंट यहाँ पे आएगा, 2, 3। पॉइंट का नाम दे दिया हमने क्या, बी। देखिए क्रम बदलने से क्या हो गया, यहाँ पे क्रम बदलने से एक पॉइंट खिसक के कहीं और चला गया। मतलब 3, 2 ये जो है वो डज नॉट इक्वल है 2, 3। ये वाला क्रमित युग्म इस क्रमित युग्म के बराबर नहीं है, मतलब इनमें क्रम का बहुत महत्व है। अभी ये चीज़ें आपको बोरिंग लग सकती हैं, इसके बाद हम दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन पढ़ेंगे, तब जाके संबंध हमारी पिक्चर में आएंगे। और तब जाके ये चीज़ें जो आपको अभी बोरिंग लग रही हैं तो वो वहाँ पे जाके जब वहाँ पे दिखाई देंगी स्पष्ट रूप से, तब आपको समझ में आएगा।
तो अगर दो क्रमित युग्म यहाँ पे हमने लिखा और वो दोनों बराबर नहीं है तो आखिर वो बराबर कब होंगे, ये भी जानना बहुत जरूरी है कि आखिर वो दो क्रमित युग्म बराबर कब होंगे। तो एक एग्जाम्पल से बताते हैं हम। जैसे दो क्रमित युग्म हमने लिखा, सपोज एक हमारा क्रमित युग्म है x + 1 y - 1, x + 1 y - 1, ये एक क्रमित युग्म है। दो जोड़ा हमने लिया है, इसका और इसका बना दिया। और सपोज ये बराबर है 4,3 के, ठीक है, ये बराबर है 4,3 के। दो क्रमित युग्म बराबर है, कैसे बराबर होंगे, यहाँ नहीं बराबर है, यहाँ बराबर कैसे होंगे। तो यही कंडीशन है कि दो क्रमित युग्म कब बराबर होंगे, दो क्रमित युग्म तभी बराबर होंगे जब उनके संगत अवयव बराबर होंगे। पहला अवयव पहले अवयव के, दूसरा अवयव दूसरे अवयव के बराबर होगा, तभी हमारा क्रमिक युग्म यानी कि ऑर्डर पेयर बराबर होगा। तो इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, x + 1 बराबर 4 रख देंगे। यहाँ से हमारी x की वैल्यू आएगी कितना, 3 आएगी, और y - 1 बराबर 3 कर देंगे तो यहाँ से हमारी वैल्यू कितना आएगी, y बराबर 4 आएगी। यानी कि दो क्रमित युग्म बराबर कब होंगे, जब उनके संगत अवयव बराबर होंगे, तभी हमारे क्रमित युग्म बराबर होंगे। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आएगा, 3 × 1 4 4 के बराबर है, मतलब पहले अवयव के बराबर है। दूसरा का बराबर होगा y - 1 बराबर होगा 3 के, यानी कि y का मान 4 होगा, यानी कि 4 में 1 घटेगा 3 आ जाएगा, यानी कि दूसरा अवयव दूसरे अवयव के बराबर हो जाएगा। जब बराबर हो जाएगा तो क्रमित युग्म भी हमारा बराबर हो जाएगा, क्योंकि संगत अवयव बराबर हो जाएंगे, यानी कि पहला अवयव पहले अवयव के बराबर, दूसरा अवयव दूसरे अवयव के बराबर। तो आप क्रमित युग्म समझ चुके हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। अगर आप इसको समझ लेते हैं तो समझिए संबंध का आपने 50% समझ लिया। जो हमारा रिलेशन होता है उसको आपने 50% समझ लिया। और देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट में ये कैसे इंक्लूड होता है क्रमित युग्म, आइए देखते हैं। तो इसको रफ करते हैं, फिर इसके बाद पढ़ते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो अब हम पढ़ने वाले हैं दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स क्या होता है पहले पढ़ लेते हैं, फिर हम समझाते हैं। दो समुच्चयों P तथा Q का कार्तीय गुणन P × Q ऐसे हम डिनोट करते हैं। जो हमारा समुच्चय का कार्तीय गुणन होता है उसे इस प्रकार हम डिनोट करते हैं P × Q। उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय है जिसका प्रथम अवयव P से तथा दूसरा अवयव Q से हो, मतलब पहला अवयव कहाँ से हो, P से हो, और दूसरा अवयव Q से हो। पिछले वीडियो में हमने डिस्कवरी ऑफ नंबर्स एंड सेट थ्योरी पे बताया था, जहाँ पे हमने एक एक करके नंबर्स को खोजा था, चाहे नेचुरल नंबर, होल नंबर, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, कैसे भी नंबर हो, कैसे उनकी डिस्कवरी हुई उसको खोजा था, और उसके बाद सेट थ्योरी को वहाँ पे अप्लाई किया था। फिर यहाँ पे देखिए, जैसे वहाँ पे जब हमने सेट थ्योरी को अप्लाई किया था तो वहाँ पे हमने सेट के बारे में बताया था। तो वहीं से कनेक्ट कीजिएगा कि जो सेट है उसमें हमने क्या बताया था, कुछ एलिमेंट हो गए, ठीक है, कुछ एलिमेंट हो गए। नॉन एम्प्टी भी सेट हो सकता है, ठीक है, जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। तो यहाँ पे जो P और Q जो है वो हमारा नॉन एम्प्टी सेट है, यानी कि उसमें अवयव है, फाई नहीं है। जो हमारा P और Q है वो फाई नहीं है। और हमने अभी कुछ देर पहले कार्तीय युग्म के बारे में बताया। तो कार्तीय युग्म क्या होता है, बेसिकली जोड़ा होता है, पेयर होता है दो लोगों का। तो और जो समुच्चय होता है, जैसे ये समुच्चय है, इसमें कुछ अवयव है 1 2 3, ठीक है, कुछ अवयव है ना, तो कुछ अवयव है, तो ये तो एक सिंगल फॉर्म में है, मतलब एक एक करके अवयव है। तो इसका हम जोड़ा बनाना चाहेंगे, कैसे बनाएं, हमें क्रमित युग्म प्राप्त करना है, तो कैसे जोड़ा बनाएंगे। तो हमने जोड़ा कैसे बनाएं, किसी भी सेट में जोड़ा कैसे बनाएं, यानी कि क्रमित युग्म कैसे बनाएं, उसके लिए हम डिफाइन करते हैं, उसके लिए हम लाते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट को इंट्रोड्यूस करते हैं हम। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट ये कहता है कि हम दो सेट का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे, P × Q से डिनोट करेंगे। अगर दो सेट हमारे पास P और Q है तो उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम P × Q से डोनेट करेंगे, जहाँ पे जो हमारे एलिमेंट प्राप्त होंगे वो हमारे पेयर वाइज एलिमेंट होंगे, यानी कि हमें जो प्राप्त होगा वो क्रमित युग्म प्राप्त होगा, A, B के फॉर्म में मिलेंगे। और यहाँ पे जो हमारा जो ये पेयर होगा A, B
इसमें जो पहला अवयव होगा यानी कि ए, वो कहाँ से होगा, वो पहले समुच्चय से होगा, और जो दूसरा अवयव होगा बी, वो कहाँ से होगा, वो दूसरे समुच्चय से होगा। ये कहना चाहता है, क्या कहना चाहिए, कहना चाहता है दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन। यही कहना चाहता है कि जब हम दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन लेंगे P क्रॉस Q, अगर पहला समुच्चय P है, दूसरा समुच्चय Q है, तो उनका जो कार्तीय गुणन होगा उसे P क्रॉस Q से दर्शाएंगे। और फिर इसके बाद जब उनका हम कार्तीय गुणन लेंगे तो हमें एक पेयर वाइज एलिमेंट प्राप्त होंगे जिन्हें हम क्रमित युग्म कहते हैं। और ये जो हमारा क्रमित युग्म होगा या पेयर वाइज एलिमेंट जो हमें प्राप्त मिलेगा, जोड़े के रूप में एलिमेंट प्राप्त होगा, इसका पहला अवयव पहले वाले समुच्चय से और दूसरा अवयव दूसरे वाले समुच्चय से होगा। यही ये कहना चाहता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते हैं हम। यदि हमारे पास सेट ए है 1 2 3 और सेट बी है जिसमें एलिमेंट है ए और बी, और हमें निकालना है P क्रॉस Q यानी कि दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन, यानी कि इसमें हमको निकालना है A क्रॉस B, A क्रॉस B, A क्रॉस B यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, यानी कि दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन। तो A क्रॉस B हम जब लेंगे इसमें किस तरह के एलिमेंट होंगे बताइए। इसमें एक पेयर वाइज एलिमेंट होंगे, मतलब हम जो इसका एलिमेंट होगा वो हमारा कैसे होगा, A कॉमा B के फॉर्म में होगा, बिल्कुल होगा ना। और यहाँ पे A जो होगा वो पहले वाले समुच्चय से होगा और दूसरा जो एलिमेंट होगा वो दूसरे वाले समुच्चय से होगा। इसी तरह ये डिफाइन किया गया। तो अब हम A क्रॉस B निकालना चाहेंगे। हमारे पास सेट A है और हमारे पास सेट B है, तो कैसे निकालते हैं हम, ये हम सेट बना दिए, उस सेट का अवयव लेंगे। कैसे लेंगे, A कॉमा B, A कॉमा B के टाइप लेंगे। A कहाँ का होना चाहिए, पहले वाले समुच्चय से। पहले वाले समुच्चय से हम क्या करते हैं, 1 को उठाते हैं 1। B कहाँ होना चाहिए, दूसरे वाले समुच्चय से, दूसरे वाले समुच्चय से उठाते हैं A। ठीक, फिर से इस बार फिर से हम जो हमारे एलिमेंट होगा वो भी पेयर वाइज मिलेगा, तो हम उठाते हैं किसको, A को। अब सेट में हम एलिमेंट रिपीट नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पे 1 कॉमा A आ चुका है। अब देखते हैं पहला जो अवयव है वो पहले वाले समुच्चय से है, दूसरा अवयव जो होगा इसका वो कहाँ से होगा, दूसरे वाले समुच्चय से, यानी कि हम B अब लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह पहला अवयव इन दोनों अवयव के साथ लिखा जा चुका। अब दूसरा अवयव इसका फिर इन दोनों के साथ लिखा जाएगा। यहाँ पे पहला अवयव 2 है, यहाँ पे भी पहला अवयव 2 है। कहाँ से है, समुच्चय A से। A है, B है, कहाँ से है, समुच्चय B से। यानी कि कंडीशन वो जो दी गई है कि जो पहला अवयव होगा पहले समुच्चय से, दूसरा अवयव जो होगा वो दूसरे समुच्चय से, बखूबी हमको दिख रहा है। ठीक है, अब देखेंगे 1 का इन दोनों के साथ पेयर बन गया, 2 का इन दोनों के साथ पेयर बन गया। अब 3 का इन दोनों के साथ पेयर बनाते हैं, तो 3 और A, 3 का A के साथ और 3 का B के साथ। ये रहा हमारा A क्रॉस B। इस तरह हमारा A क्रॉस B आया, जहाँ पे A हमारा ये समुच्चय है जिसमें 1 2 3 है, और B हमारा ये समुच्चय है जिसमें A कॉमा B है। यानी कि A क्रॉस B में हमारे पास जो एलिमेंट आए वो पेयर वाइज आए। और उन एलिमेंटों में क्या खासियत है कि पेयर वाइज आए, ठीक है, उनमें ये खासियत है कि जो पहला अवयव है वो हमारे पहले वाले समुच्चय से है और जो दूसरा अवयव है वो हमारे दूसरे वाले समुच्चय का है। यहाँ पे एक और बात करते हैं कि जो ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स है, जस्ट इसी के बाद संबंध आ जाएगा। देखिए पिक्चर में संबंध आता कैसे है। यहाँ पे ये देखते हैं हम समझिएगा, A क्रॉस B हमने निकाला। यहाँ पे समुच्चय A में हमारे पास कितने तत्व हैं, कितने एलिमेंट हैं। अगर हम समुच्चय A की बात करें, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A, समुच्चय A में अवयवों की संख्या कितनी है, 1 2 3, 3 अवयव है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ समुच्चय B में बात करते हैं कितने अवयव हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B यानी कि समुच्चय B में अवयवों की संख्या कितने हैं, A है B है, कितना है, 2 है। इसमें 3 है, इसमें 2, इसमें 3 अवयव है, इसमें 2 अवयव है। ठीक है, अब देखिए A क्रॉस B में कितने अवयव हैं, ये पूरा एक अवयव है। अलग अलग मत समझिएगा, क्यों एक अवयव है, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट होगा वो हमारा पेयर वाइज एलिमेंट होगा, तो अलग अलग नहीं है, ये एक ही अवयव है। तो एक अवयव ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, कितने हो गए,
3 3 6, मतलब जो इसमें है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 6, यानी कि ए क्रॉस बी में तत्वों की संख्या यानी कि अवयवों की संख्या कितनी है 6। यहाँ पे हम कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं क्या? देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज इक्वल टू 2, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी। क्या इन दोनों का गुणा करके हम इसका निकाल सकते हैं? ये बराबर आएगा। तो यहाँ से हम एक रिजल्ट निकालते हैं कि अगर जो होगा, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी, ये हम निकाल सकते हैं ना? हाँ सर, निकाल सकते हैं। तो सपोज अगर कोई हमने सेट लिया, कोई हमने सेट ए लिया, पी लिया, क्यू लिया, कुछ भी लिया, उसमें हमारे पास सपोज अगर m एलिमेंट है, ठीक है, समुच्चय ए में हमारे पास m एलिमेंट है और हमने दूसरा समुच्चय लिया b जिसमें हमारे पास n एलिमेंट है, n तत्व है, n अवयव है। तो अगर हम कोई कहा कि बताओ a क्रॉस b, यानी कि जो दोनों हमने समुच्चय लिए उसका जब हम कार्तीय गुणन लेंगे तो उसमें कितने तत्व प्राप्त होंगे? बिना गुणा किए आप बताइए, बिना गुणन किए आप बताइए उसमें कितने तत्व प्राप्त होंगे? तो आप बताएंगे कि उसमें mn तत्व प्राप्त होंगे। कैसे? क्योंकि समुच्चय ए में m तत्व है और समुच्चय बी में n तत्व है, तो a क्रॉस b में जो तत्वों की संख्या होगी वो mn होगी, m इंटू n होगी। ये भी चीज़ आप समझ गए। एक चीज़ और समझिएगा, शुरुआत में हमने बताया कि जो हमारे समुच्चय होंगे वो नॉन इम्पटी होंगे, मतलब फाई नहीं होना चाहिए। अगर हम इनमें दोनों समुच्चयों में एक फाई कर दें या दोनों फाई कर दें तो क्या आएगा बता सकते हैं? देखिएगा, यहाँ पे ए एक नॉन इम्पटी सेट है, ठीक। अगर हम ए बराबर फाई लेते हैं यानी कि जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो उसका अगर हम गुणन करते हैं बी के साथ तो क्या कुछ एलिमेंट आएंगे? नहीं आएंगे। आप कहेंगे सर अगर ए बराबर फाई है तो ए क्रॉस बी जो हो हमारा मिलेगा वो भी हमारा फाई होगा। कैसे होगा? क्योंकि ए क्रॉस बी जो होगा वो पेयर वाइज एलिमेंट देगा, पेयर वाइज एलिमेंट देगा। तो यहाँ पे आपने ए भरा, बी भरा, यहाँ पे आप क्या भरेंगे? वन की जगह पे क्या भरेंगे? क्योंकि ये वन जो है ए का पहला तत्व है, तो जब इस ए में कुछ है ही नहीं है तो यहाँ पे रखेंगे क्या? तो अगर ए बराबर फाई है, पी क्रॉस क्यू कार्टेशियन प्रोडक्ट में कोई भी सेट अगर फाई हो तो उसका जब ए क्रॉस बी लेंगे तो वो भी फाई आएगा, ठीक है। अब एक पॉइंट और बच गया, उसको भी बताते हैं एक कार्तीय गुणन में। तब देखिएगा आप कैसे संबंध इंट्रोड्यूस होता है पिक्चर में, कैसे ये आता है। देखिएगा, हमने ए क्रॉस बी को डिफाइन किया कैसे? ए क्रॉस बी कैसे हमें एलिमेंट मिलेगा? पेयर वाइज एलिमेंट मिलेगा, जिसका पेयर का पहला एलिमेंट पहले वाले समुच्चय से, पेयर का दूसरा एलिमेंट दूसरे वाले समुच्चय से, ठीक। तो ए क्रॉस बी हम निकाल रहे हैं अगर, तो इसमें आएगा 2 पी, फिर आएगा 3 ए और फिर आएगा 3 बी। देख लीजिए ना, पहला जो एलिमेंट है वो पहले वाले समुच्चय से, दूसरा एलिमेंट जो है वो दूसरे वाले समुच्चय से है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ए क्रॉस बी हमने निकाला तो क्या हम बी क्रॉस ए नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए, बी क्रॉस ए हम निकालना चाहेंगे तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये क्या होना चाहिए? ये एक पेयर वाइज होना चाहिए, पेयर वाइज होना चाहिए। तो पहला एलिमेंट पहले वाले समुच्चय से, यानी कि पहला एलिमेंट इसका, क्योंकि यहाँ पे बी है, पहला सेट बी है, तो पहला एलिमेंट पहले वाले समुच्चय से, दूसरा जो एलिमेंट होगा वो दूसरे वाले समुच्चय से, इस तरह, ठीक। पहला एलिमेंट पहले वाले समुच्चय से, दूसरा एलिमेंट दूसरे वाले समुच्चय से, पहला एलिमेंट पहले वाले समुच्चय से, दूसरा एलिमेंट दूसरे वाले समुच्चय से, पहला एलिमेंट पहले वाले समुच्चय से, दूसरा एलिमेंट दूसरे वाले समुच्चय से। क्योंकि यहाँ पे पहला जो सेट है वो हमारा बी है, दूसरा सेट जो है वो हमारा ए है, तो पहला जो भी एलिमेंट आ रहा है वो पहले वाले समुच्चय से है, दूसरा जो भी एलिमेंट आ रहा है वो दूसरे वाले समुच्चय से। आप एक बात बताइए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितना आया है?
अच्छा आया है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी क्रॉस ए, ये भी अच्छा आया है। क्या ये दोनों आपस में इक्वल हैं? सेट, ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है। सेट कब इक्वल होता है? जब उनके ये इसका सबसेट हो और वो भी इसका सबसेट हो, तो हमारा सेट इक्वल हो जाता है। और या तो दूसरी कंडीशन देख लें कि इसमें जितने एलिमेंट हैं वो एक दूसरे एलिमेंट के संगत अवयव से बराबर है, तो देखेंगे ये वाला एलिमेंट इस एलिमेंट के बराबर है, नहीं, ये भी एक क्रमित युग्म है और ये भी अब क्रमित युग्म है। हमने पहले ही बताया क्रमित युग्मों में जो पोजीशन होती है, क्रम होता है, उसका विशेष महत्व होता है। तो ये जो सेट है वो आपस में कभी इक्वल नहीं होंगे। तो इससे हम निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं? ए क्रॉस बी जो होगा वो कभी नहीं इक्वल होगा बी क्रॉस ए के। ठीक है, ए क्रॉस बी क्रॉस ए के कभी इक्वल नहीं होगा। तो इतनी चीज चाहिए थी हमें संबंध को समझने के लिए। ये सब क्लास 11th का टॉपिक है और हम क्लास 12th में पढ़ा रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आगे आप फर्दर कंपटीशन एग्जाम देंगे या एडवांस मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, हायर मैथमेटिक्स बीएससी बीटेक में, तो इनमें बड़ा रोल होता है, इनका बहुत अंडरस्टैंडिंग होती है। जितना हमको संबंध फलन ये दिखता है ना कि हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ लिया, हमने संबंध पढ़ लिया, संबंध के टाइप पढ़ लिए, इक्विवेलेंस, सतुल्य समित संक्रामक फलन पढ़ लिया, एकेकी या छात्रक, यही तक सीमित नहीं है, बहुत इसका वेरियस यूज है, बहुत आगे तक जाएगा। जितना दिखता है उतना है नहीं ये चैप्टर, और बहुत लोग हल्के में ले लेते हैं और बाद में जब फर्दर आगे स्टडी करते हैं मैथमेटिक्स की, यही उनका बहुत वीक एरिया हो जाता है। तो आपने क्रमित युग्म पढ़ लिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ लिया, सारी चीज़ें समझ ली अच्छे से। सारी चीज़ों को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, क्योंकि अब आने वाला है मेन चीज़, आपका संबंध। देखो आप पिक्चर में कैसे संबंध आता है, तो एक बार रिवाइज करते हैं हल्का सा, जिससे वो अच्छे से समझ में आए। हमने सबसे पहले बताया क्रमित युग्म पेयर में होंगे, दो चीज़ों को हम एक विशेष क्रम में लिख देंगे। इनमें जो पोजीशन होगा इसका हम चेंज नहीं कर सकते, जो क्रम होगा इसमें बहुत क्रम जो होगा एक निश्चित क्रम होगा। इसके बाद हम इंट्रोड्यूस किया कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट में पी क्रॉस क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसमें पहला अवयव पहले वाले समुच्चय से, दूसरा अवयव दूसरे वाले समुच्चय से। और अगर ए क्रॉस बी में हम एलिमेंट की संख्या निकालना चाहते हैं तो वो होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो इन ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट मिल जाएंगे, और ए क्रॉस बी दैट नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ये थी सारी चीज़ें। तो अब देखते हैं संबंध के बारे में, यानी कि रिलेशन के बारे में। पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं हम। क्या कहता है डेफिनेशन कि किसी समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी का एक उप समुच्चय होता है। सामान्यतः बच्चों को यही पता होता है और यही याद कर लेते हैं, लेकिन पीछे का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहता है। देखिए कैसे हो, समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध जो होता है कार्तीय गुणन रण ए क्रॉस बी का एक सबसेट होता है, यानी कि अ रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। जो रिलेशन होगा ए क्रॉस बी का सबसेट होगा, यानी कि जो रिलेशन होगा इसमें भी जो एलिमेंट आएंगे वो भी पेयर वाइज एलिमेंट होंगे, पेयर वाइज एलिमेंट होंगे। एक एग्जांपल से बताते हैं हम। हमारे पास एक सेट है P जिसमें एलिमेंट है A B C, और एक दूसरा सेट है Q जिसमें एलिमेंट है अली, भानु, विनोद, चंद्रा, दिव्या। की NCERT का एग्जाम्पल है, हमने सोचा उसी को ले लेते हैं, उसी से बताना हमको अच्छा रहेगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन P कितना है? 3। नंबर ऑफ एलिमेंट इन Q कितना है? 5। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन P क्रॉस Q कितना आएगा? 3 इसमें है, 5 उसमें है, तो कितना आएगा? 15 आएगा। यानी कि नंबर ऑफ, क्या हुआ यार इसको, नंबर ऑफ क्या है? P दिया है, P क्रॉस Q कितना आएगा? 15 आएगा ना, 15 अवयव आएगा। तो 15 अवयव हम नहीं लिखने वाले। क्यों नहीं लिखने वाले? संबंध को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे अब आप देखिएगा। तो 15 आएंगे, 15 को हम नहीं लिखने वाले, कभी कभी 15 से ज़्यादा आएंगे,
30 आएंगे, 100 आएंगे, तो क्या हम 100 को लिखेंगे संबंध बनाने के लिए? नहीं लिखेंगे। देखिए कैसे करते हैं हम। तो पी क्रॉस क्यू हम निकालते हैं, कैसे निकलेगा? पेयर वाइज एलिमेंट निकलेगा ना, पहला तत्व इसका, दूसरा इसका, ए कॉमा अली, फिर बी कॉमा अली, फिर सी कॉमा अली। पहला अवयव पहले समुच्चय से, दूसरा अवयव दूसरे समुच्चय से, ऐसे ऐसे हमारा मिलता रहेगा, और लास्ट में सी कामा दिव्या, ये वाला एलिमेंट निकलेगा। आप चाहे तो 15 निकाल सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत यहाँ नहीं। तो कुछ इस टाइप के हमारे एलिमेंट आएंगे, ठीक आएंगे ना। अब हम 15 एलिमेंट निकालने का कोई फ़ायदा तो नहीं। अब हम एक इसमें हमने क्या किया, केवल पेयर बनाया है, रिलेशन नहीं बताया कि ये जो दो ठो आपको एलिमेंट दिख रहे हैं इनमें क्या रिलेशन है, आपको रिलेशन नहीं बताया। तो हम रिलेशन एक डिफाइन करते हैं, क्या? आर कैसा है, एक्स कामा वाई के रूप में इसके एलिमेंट होंगे, सच दैट एक्स नाम वाई का पहला अक्षर है। ये हमने बताया कि आर जो है हमारा बराबर होगा, आर जो है हमारा वो पेयर वाइज एलिमेंट होगा, और उसमें जो पहला तत्व होगा और जो दूसरा तत्व होगा, ऐसे उनको हम पेयर वाइज में लिखेंगे। और पहला जो तत्व होगा वो मतलब यक्स नाम वाई का पहला अक्षर है। आर में बेसिकली उन्हीं आर जो सेट है, इस सेट में उसी को रखेंगे जिसमें ये कंडीशन फुलफिल होगी, जिसमें ये रिलेशन बनेगा। तो देखते हैं हम क्या कर रहा है कि x जो है नाम y का पहला अक्षर, मतलब यहाँ जो अवयव है, यहाँ पे जो नाम आएंगे, ये जो सारे नाम है उनका पहला अक्षर है। तो देखें ए रखेंगे हम, ए किसका पहला अक्षर है, किसका नाम का पहला अक्षर है? अली का है। इसमें भी ए है, इसमें भी है, तो इसको हम साथ में रख लेंगे, ठीक। एक हमका क्रमित युग्म प्राप्त हो गया। दूसरा क्या कर रहे हैं, अब ए के साथ कोई और है, ये बी से स्टार्ट है, ये सी से, ये डी से, नहीं रखेंगे। फिर दूसरे एलिमेंट के साथ आते हैं, बी। बी इसके साथ जो एलिमेंट रखा जाएगा वो इसी का यही एलिमेंट होना चाहिए, मतलब जो नाम हो उसका पहला एलिमेंट हमारा बी होना चाहिए। तो क्या है, दो अवयव हैं, तो दोनों को रख लेते हैं। कौन कौन है? भानु, ठीक, और दूसरा क्या है? बिनोई, ठीक। अब बी के साथ कुछ है? कुछ नहीं है, ख़त्म करते हैं। तीसरे अवयव के साथ आते हैं, सी। सी के साथ वही एलिमेंट रखेंगे जिसके नाम का पहला अक्षर सी होगा। कहीं नहीं है, ये रहा, चंद्रा, ठीक। यहाँ के एलिमेंट खत्म। अब सभी से नहीं मतलब है, जो हमारे पी क्रॉस क्यू में जो 15 हमें एलिमेंट मिलेंगे उससे हमें नहीं मतलब है। हमारा जो आर जो है वो रिलेशन जो हमारा डिफाइन है कि जो हम इसमें क्रमित युग्म रखेंगे उसमें ये कंडीशन मिलनी चाहिए कि अगर उसमें हम पहला अक्षर ए ले रहे हैं, पहला लेटर ए ले रहे हैं, तो उसके बाद वाला जो हमारा शब्द होगा उसका भी पहला अक्षर ए होना चाहिए। मतलब जो पहले एलिमेंट का लेटर होगा वही जो दूसरे एलिमेंट का जो हम शब्द रखेंगे उसमें भी पहला लेटर वही होना चाहिए। इस तरह का ये संबंध हमारा डिफाइन है। तो इस संबंध में हमारे जो आए इसमें कि आर बराबर क्या है, ए अली, बी कामा भानु, बी कामा बिनोय, सी कामा चंद्रा। अब आप देखिए ये जो इसमें एलिमेंट हैं वो क्या P क्रॉस Q में एलिमेंट आएंगे? देखिए ए कामा अली इसमें है कि नहीं है? बिल्कुल है। बी कामा भानु इसमें आएगा? बिल्कुल आएगा। बी कामा विनो इसमें आएगा? बिल्कुल आएगा। सी कामा चंद्रा इसमें आएगा? बिल्कुल आएगा। मतलब हम कह सकते हैं जो हमारा ये रिलेशन वाला सेट है, आर जो सेट है वो P क्रॉस Q का एक सबसेट है कि नहीं? कह सकते हैं कि नहीं? क्योंकि सबसेट क्या कहता है कि
इसके कुछ एलिमेंट उसमें होने चाहिए। यानी कि अगर सेट ए बी का सबसेट है तो बी के सारे एलिमेंट ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए। अगर ए बी का सबसेट है तो जो हमारा ए का सारा एलिमेंट है वो बी में होना चाहिए। मतलब आर हमारा अगर पी क्रॉस क्यू का एक सबसेट है तो आर में जितने भी एलिमेंट होंगे वो पी क्रॉस क्यू में होने चाहिए। यानी कि ये कंडीशन हमारी फुलफिल होती है इस एग्जाम्पल से। तो इस तरह हम कहते हैं कि जो हमारा रिलेशन होता है वो ए क्रॉस बी का एक सबसेट होता है। अब आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि हमने क्रमित युग्म कैसे किया, कैसे हमने क्रमित युग्म क्यों डिफाइन किया, क्रमित युग्म के बाद हमने ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट कैसे डिफाइन किया, फिर इसके आधार पे हमने रिलेशन कैसे डिफाइन किया। तो आप देखते हैं कि जो रिलेशन होगा इसमें जो भी इसमें एलिमेंट आएंगे वो पेयर वाइज एलिमेंट होंगे और वो ए क्रॉस बी के ए क्रॉस बी का ये सबसेट होगा जो रिलेशन होगा। मतलब इसके सारे एलिमेंट ए क्रॉस बी में मिलेंगे अगर पहला समुच्चय ए है और दूसरा समुच्चय बी है। तो यहाँ पे कोई भी समुच्चय हम बदल सकते हैं, P क्रॉस Q, तो कुछ भी हो सकता है। तो हमारा जो रिलेशन होगा वो रिलेशन ये होगा कि दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन का एक उप समुच्चय जो होगा वही हमारा एक रिलेशन होगा। यानी कि एक रिलेशन जो होगा वो दो समुच्चयों के कार्तीय गुणन का उप समुच्चय होगा। आइए और एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। और एग्जाम्पल अभी इतने एग्जाम्पल में हमको फीलिंग नहीं आई कि रिलेशन हमारा होता क्या है। ठीक है, हमारे फीलिंग नहीं आई कि हमारा रिलेशन आखिर होता क्या है। यही डिफिनेशन आप रट लेते हैं लेकिन पीछे का आपको कुछ नहीं पता होता है। अगर आप संबंध समझेंगे तभी आपको फलन समझ में आएगा और फलन समझ में आएगा तभी आप जाके और चीज़ें फर्दर चीज़ें समझ पाएंगे। एक हमारे पास और एग्जांपल है, जैसे हमने लिखा a बराबर 1 2 3 4 5 6। ठीक, ये हमारा एक सेट है। ओके, एक सेट है। इसके बाद हम एक रिलेशन डिफाइन करते हैं। वो रिलेशन हमारा इस तरह होता है कि जो हमारा r होगा, r वो x कामा y यानी कि क्रमित युग्म के रूप में रहेगा। सच दैट, इसको बिंदु को हम सच दैट बोलते हैं। मतलब ऐसा होगा कि y इज इक्वल टू जो होगा वो हमारा y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। इस तरह से हमारा डिफाइन होगा ये r। आप कहे थे सर जो r है वो a क्रॉस b का एक सबसेट होगा। सर आपने एक सेट दिया, एक सेट नहीं दिया ना। यहाँ पे जो होगा R इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। जरूरी नहीं है कि जो दोनों सेट हो वो अलग अलग हो, इस तरह का भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। दोनों सेट एक ही हो तो भी हम उस पर क्या कर सकते हैं, रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे संबंध के प्रकार में सतुल संबंध, सम्मित संबंध, संक्रामक संबंध। तो उसमें जो हमारा ये रिलेशन का टाइप होगा ना वो इसी पे होगा कि जो उसमें हम समुच्चय लेंगे वो एक ही समुच्चय लेंगे तो उसी समुच्चय पे उसी सेट पे हम रिलेशन बनाएंगे तो उसमें जो सेट होगा वो एक ही होगा। तो वहाँ पे क्या होगा, जो R होगा वो हमारा A क्रॉस A का एक सबसेट होगा। तो हमें A क्रॉस A निकालने की अब जरूरत नहीं है। हमारा क्या रहा है कि R जो होगा वो x कामा y के रूप में होगा और y जो होगा इस तरह, मतलब रिलेशन जो है हमारा इस तरह डिफाइन होगा। ठीक है, y बराबर x प्लस 1। तो देखिए R बराबर हम लिखते हैं f4 पेयर वाइज एलिमेंट प्राप्त होंगे। अब यहाँ पे देखिए पहला अवयव पहले से x को 1 रखते हैं तो y कितना मिलेगा हमारा 2। यहाँ पे अगर 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 बराबर y बराबर 2 ये मिलेगा। फिर हम x बराबर 2 रखते हैं, यहाँ से सेट से रख रहे हैं, 2 रखेंगे तो y बराबर कितना मिलेगा 3 मिलेगा। अगर 3 रखते हैं यहाँ पे तो 3 1 4 y बराबर कितना मिलेगा 4 मिलेगा। अगर 4 रखते हैं यहाँ पे x की जगह पे तो y कितना मिलेगा 5 मिलेगा। और 5 रखते हैं तो कितना मिलेगा 5 और 1 6 मिलेगा। आप क्या यहाँ पे 6 रख सकते हैं,
6 1 7, y बराबर 7, और y किस में बिलोंग करेगा, ए से, तो कहा इसमें 7 है, नहीं है, तो बस अब आगे कुछ नहीं मिलेगा हमको। तो हमारा आर बेसिकली डिफाइन हो गया क्या, उसमें ये एलिमेंट है 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6। और अगर हम ए क्रॉस ए निकालें तो कितने एलिमेंट होंगे आपको, देखिए इसमें 6 एलिमेंट है, फिर से एक क्रॉस लगाएंगे ए का तो उसमें भी 6 एलिमेंट होंगे, तो ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट हो गए, 6 के 36 एलिमेंट होंगे। जबकि हमारे जो रिलेशन हमने डिफाइन किया उसमें कितने एलिमेंट हैं, उसमें हमारे केवल 5 एलिमेंट हैं। तो क्या यहाँ पे जो आर है वो ए क्रॉस ए का एक सबसेट है, हाँ बिल्कुल एक सबसेट है। और इसको अगर हम उसमें बताएं आपको किरण आलेख से डायग्राम बना के संबंध को, तो और अच्छे से समझ में आएगा। 1 कनेक्टेड है 2 से, 2 कनेक्टेड है 3 से, 3 कनेक्टेड है 4 से, 4 कनेक्टेड है 5 से, 5 कनेक्टेड है 6 से। देखिए कैसे, ये समुच्चय ए है, ये भी समुच्चय ए है। हमने समुच्चय ए में क्या क्या लिया है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे यही है ना, इस तरफ भी क्या होगा 1 2 3 4 5 6 होगा ना, बिल्कुल होगा। तो एक कनेक्टेड है 2 से, हम तीर के द्वारा दिखाते हैं, एक कनेक्टेड है 2 से, 2 कनेक्टेड है 3 से, 3 कनेक्टेड है 4 से, 4 कनेक्टेड है 5 से, 5 कनेक्टेड है 6 से, और ये है हमारा एक रिलेशन आर। समझ रहे हैं ना आप, एक कनेक्टेड है 2 से, 2 कनेक्टेड है 3 से, 3 कनेक्टेड है 4 से, 4 कनेक्टेड है 5 से, 5 कनेक्टेड है 6 से, यहाँ भी एक कनेक्टेड है 2 से, 2 का 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6। इस तरह ये आर जो है हमारा, आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, ये हमारी कंडीशन फुलफिल होती है कि नहीं। अब इसी में हम इंट्रोड्यूस कर लेते हैं प्रांत परिसर सह प्रांत। इसी से देखिए कैसे, समुच्चय जो हमारा आर प्राप्त हुआ, जो किसका सबसेट है, ए क्रॉस ए का, इसमें हमको किस तरह के एलिमेंट प्राप्त हुए, पेयर वाइज क्रमित युग्म के। तो इस क्रमित युग्म के रूप में जो हमें एलिमेंट मिले हैं, इन सब का जो पहला अवयव है उसका हम क्या करते हैं, सेट बनाते हैं। तो 1 2 3 4 5 एक सेट बना लिए, सपोज नाम देते हैं इसे M। तो रिलेशन R के तत्वों में जो पहला तत्व होगा, उस तत्व का जो हमने समुच्चय बनाया उसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे प्रांत, यानी कि क्या कहेंगे, डोमेन। और समुच्चय R के जो दूसरे तत्व है, दूसरे अवयव हैं, पेयर वाइज एलिमेंट के जो भी दूसरे एलिमेंट हैं जो रिलेशन R से कनेक्टेड हैं, रेड इसमें देखिए, इसमें देखिए पहले वाले समुच्चय के जो पहले अवयव हैं, जो भी पहले अवयव हैं जो कनेक्टेड हैं किससे, रिलेशन से, उन सब का सेट जो होगा वो हमारा प्रांत होगा। 6 ध्यान दीजिए, यहाँ पे किसी से कनेक्टेड नहीं है, तो 6 प्रांत में नहीं होगा। तो समुच्चय ए में जितने भी एलिमेंट हमारे रिलेशन से कनेक्टेड है, रिलेशन के तत्व है, रिलेशन के प्रथम अवयव है, उन सभी तत्वों के समुच्चय को हम संबंध का प्रांत कहते हैं। और इसी तरह रिलेशन के जो भी दूसरे अवयव है, जो रिलेशन से कनेक्टेड है, समुच्चय के जो भी तत्व है जो रिलेशन के दूसरे अवयव कनेक्टेड है, उन सब का सेट जो होगा वो हमारा परिसर होगा। यानी कि मतलब जो हमने आर यहाँ पे डिफाइन किया, उन सभी का जो दूसरा एलिमेंट है, उन दूसरे एलिमेंट का हम जब सेट बना लेंगे तो उसी सेट के एलिमेंट को हम क्या कहेंगे, यानी कि हम अगर एक क्यू सेट बनाते हैं जिसमें हमारा होगा 2 3 4 5 6, इस वाले सेट को हम क्या कहेंगे, इस वाले सेट को हम रेंज कहेंगे। यहाँ से देखिएगा
जो हमारा रिलेशन है इसके पहले वाले तत्व के जितने भी पहले वाले तत्व हैं इन सब के सेट को हम क्या कहेंगे, प्रांत कहेंगे। जो भी हमारे रिलेशन के जो हमारे एलिमेंट हैं उस एलिमेंट जो पेयर वाइज एलिमेंट है उस पेयर वाइज एलिमेंट के जो सेकेंड अवयव है उन सभी के सेट को हम क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे, यानी कि हम परिसर कहेंगे। और जो हमारा दूसरा वाला सेट होगा आर, जो हमारा क्या कहते हैं, किसी न किसी कार्तीय गुणन, किसी न किसी दो समुच्चयों के कार्तीय गुणन का एक सबसेट होगा, उसमें जो हमारा दूसरा वाला सेट होगा उसी सेट को हम सहप्रांत कहते हैं। आई थिंक इतनी बातें क्लियर हो चुकी होगी। प्रांत क्या है? प्रांत समुच्चय जो आर है जिसमें हमको पेयर वाइज एलिमेंट मिले हैं, उन पेयर वाइज एलिमेंट में जो पहले तत्व हैं उन सभी तत्वों का जो हमारा, उन सभी पहले वाले तत्वों का जो हमारा सेट होगा। यानी कि इसको छोड़िए, जब हम रिलेशन को इसमें डायग्राम में बनाते हैं तो जो जो एलिमेंट हमारे कनेक्टेड है दूसरे वाले एलिमेंट से, उन सभी कनेक्टेड वाले जो एलिमेंट है उनका सेट ही हमारा प्रांत कराएगा। और समुच्चय बी में यानी कि दूसरे वाले समुच्चय में जितने भी एलिमेंट हमारे पहले वाले एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है वो हमारा रेंज कहलाएगा। और जो दूसरा सेट होगा आर, जो जिसका भी कार्तीय गुणन का सबसेट होगा उसका जो दूसरा समुच्चय होगा वो पूरा का पूरा आपका कहलाएगा सहप्रांत। तो संबंध में बची हुई चीज़ों को हम पॉइंट बेस में पढ़ लेते हैं। आखिर क्या है वो पॉइंट्स देखते हैं हम। समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध आर के क्रमित युग्मों के सभी प्रथम अवयवों के समुच्चय को हम प्रांत कहते हैं। हमने अभी जैसे आपको बताया कि जो हमारा रिलेशन होगा वो रिलेशन होगा ए क्रॉस बी का क्या होगा, एक सबसेट होगा, ठीक है। तो समुच्चय ए से ए क्रॉस बी का है, मतलब समुच्चय ए से बी में एक संबंध है आर। तो यहाँ पे जो हमको एलिमेंट होगा आर का वो कैसा होगा, क्रमित युग्म। तो इस क्रमित युग्मों के जो प्रथम अवयव है उनके समुच्चय को, प्रथम अवयव के समुच्चय को हम क्या कहेंगे, प्रांत कहेंगे, यानी कि डोमेन कहेंगे। जो हमारा आर के जो भी एलिमेंट आएंगे क्रमित युग्म, उन सभी क्रमित युग्मों के फर्स्ट एलिमेंट को, उसके समुच्चय को हम क्या कहेंगे, प्रांत कहेंगे। समुच्चय बी के अवयवों का समुच्चय जो संबंध आर के क्रमित युग्मों के द्वितीय अवयव है उसे हम क्या कहेंगे, परिसर कहेंगे। मतलब वही चीज़ जो अभी हमने पहले समझाया कि ए क्रॉस बी निकालेंगे, ए क्रॉस बी में जैसे वो आर का एक सबसेट होगा तो आर का जो हमारा एलिमेंट होगा वो एक पेयर वाइज एलिमेंट होगा। और जब पेयर वाइज एलिमेंट होगा यानी कि एक क्रमित युग्म होगा, उनमें दो तत्व होंगे, दो अवयव होंगे। तो जो पहला अवयव होगा उन पहले अवयव का जितना भी उसमें अवयव है, पहला अवयव का सभी का समुच्चय हम ले लेंगे तो वो उससे जो हमारा सेट मिलेगा उसे हम प्रांत कहेंगे। और जो दूसरा अवयव होगा उसका सेट लेंगे तो उसे हम परिसर कहेंगे। यानी कि सिंपल भाषा में हम बताएं कि रिलेशन के जो भी एलिमेंट आएंगे, पहला एलिमेंट जिससे कनेक्ट होगा उन सभी जो सेट है, सेट में जो भी एलिमेंट पहले वाले कनेक्ट है उन सभी का क्या करेंगे, सेट बना लेंगे, उस सेट को हम प्रांत कहेंगे। और क्रमित युग्म के जो दूसरे वाले एलिमेंट हैं उन सभी का सेट बना लेंगे, जो रिलेशन से कनेक्टेड हैं उन सभी के सेट को हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे, परिसर कहेंगे। और बताया कि जो दूसरा वाला सेट होगा यानी कि समुच्चय बी, उसको हम सहप्रांत कहेंगे, यानी कि को डोमेन। इसे क्या कहेंगे, डोमेन। इसे क्या कहेंगे, रेंज। इसे क्या कहेंगे, को डोमेन। तो इसके बाद देखते हैं कि थोड़ी सी चीज़ क्या है। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए यानी कि समुच्चय ए में अगर जो हमारे वो है एलिमेंट की संख्या p है और समुच्चय b में जो हमारे एलिमेंट की संख्या वो q है, तो जो अब हम a क्रॉस b निकालेंगे उनमें जो हमारे एलिमेंट की संख्या क्या होगी, pq होगी, बताया ना। तो एक और चीज़ है कि यदि a में n अवयव है, ठीक है, a में कितने अवयव है, n अवयव है, तो उसके उपसमुच्चयों की संख्या हम कितना निकालते हैं, 2 की पावर n, ठीक। तो अगर ये एक सेट है, ठीक,
इस सेट में हमारा PQ एलिमेंट है, तो टोटल उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी, 2 की पावर PQ, क्योंकि एक क्रॉस बी एक सेट है, इसमें जो पेयर एलिमेंट आ रहे हैं वो पेयर वाइज है, लेकिन ये है तो एक सेट ही ना। तो इसमें जो हमारे एलिमेंट होंगे वो PQ होंगे, और इसके जो उप समुच्चय होंगे, कितने उप समुच्चय बनेंगे, तो इसके टोटल उप समुच्चय बनेंगे 2 की पावर PQ। क्यों? क्योंकि अगर सेट A में n अवयव है तो उसके उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी, 2 की पावर n। तो इसी प्रकार A क्रॉस B के जितने भी उप समुच्चय होंगे उनकी संख्या कितनी होगी, 2 के पावर PQ। तो यहाँ से हम एक रिजल्ट निकालते हैं। क्या रिजल्ट है कि समुच्चय A से समुच्चय B में संबंधों की कुल संख्या, अगर हमको कोई कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि समुच्चय A मतलब जो हमारा रिलेशन R है उसमें कुल कितने संबंध आएंगे, कितने संबंध होंगे, अगर हमारा सेट इस प्रकार दिया गया है कि सेट में इसमें 3 अवयव है, दूसरे वाले सेट में 5 अवयव है, तो उनका जो हम रिलेशन लेंगे तो उसमें कितने हमारे संभावित एलिमेंट होंगे हमारे रिलेशन में। तो उसी के लिए एक यहाँ पे नोट पॉइंट है कि समुच्चय A में किसी समुच्चय A से समुच्चय B में संबंधों की कुल संख्या A क्रॉस B के सभी उप समुच्चयों की संख्या के बराबर होती है। मतलब A क्रॉस B का हम क्या करेंगे, उप समुच्चय निकालेंगे, टोटल उप समुच्चय कितने बनेंगे A क्रॉस B में, कैसे निकालेंगे, इसके एलिमेंट इंटू इसके एलिमेंट को 2 की पावर में लगा देंगे, तो उससे हमारा A क्रॉस B में कितने उप समुच्चय आएंगे वो हमको पता चल जाएगा। और यही जब हमको उप समुच्चय पता चल जाएंगे कि इसमें कितने उप समुच्चय हैं, तो वही हमारा संबंधों की संख्या हो जाएगी। मतलब किसी सेट में किसी रिलेशन में अगर वो रिलेशन सेट A से सेट B में है तो उसमें जो उसमें हमारे संबंधों की संख्या होगी वो 2 की पावर PQ होगी, जहाँ P पहले वाले सेट में जितने एलिमेंट है उनकी संख्या और Q दूसरे वाले सेट में जितने एलिमेंट है उनकी संख्या होती है। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। एक बार पूरी चीज़ को फिर से जैसे आप रिवाइज कर लेंगे, क्या क्या हमने पढ़ा, क्रमित योग में पढ़ा, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन पढ़ा, और उसके बाद हमने क्या पढ़ा, संबंध पढ़ा, फिर उसके कुछ की पॉइंट देख लिए। तो अब इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।